तो भाइयों कैसे हो आप लोग? आई नो इट्स बीन डेज। आप लोग बोलोगे इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी एंड ऑल दैट। तो मुझे बस 20-30 सेकंड तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 3D इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ। आई एम मोस्टली फोकस्ड ऑन वीडियो एडिटिंग। वही मेरे साथ पूरी टीम है तो पूरी टीम का ध्यान रखना, देन वीडियो एडिटिंग करना, क्लाइंट्स, ऑल दैट। उस सब की वजह से इतना टाइम मिल नहीं पाता 3D करने के लिए। यार बीच में एक दो प्रोजेक्ट 3D का आता है तो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि रिकॉर्डिंग के लिए टाइम निकालना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी। लाइक सुबह से उठ के रात के सोने तक लगातार हसल चलती है और कुछ नहीं चलता है। सो आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियो नहीं ला पाया। ऊपर से दूसरी बात ये कि 3D करते करते मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे। आई मीन या इट्स बीन 3 ईयर्स, बट फिर भी 3 साल होने के बाद भी इतना 3D मतलब किया नहीं है मैंने। अब पिछले 1 साल से मोस्टली मैं एडिटिंग ही कर रहा हूँ, नॉट 3D दैट मच। हाँ, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे वापस जाके रिवाइज़ करना पड़ता है, अपनी खुद की वीडियोज़ देखनी पड़ती है, रिवाइज़ करने के लिए। सो इट्स अ लिटिल हार्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ। एंड मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा और साथ में ये भी कि जब मैं आपको कोर्स में या फिर आगे की वीडियोज़ में, मैं अपनी फाइल्स ना उठा के उस कोर्स की फाइल उठाऊँगा जिससे मैंने सीखा है। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला प्रिपेयर होने के लिए, और मैं फिर और ज़्यादा टाइम लेता तो फिर से वही होता कि पिछले 2-3 महीने से जो हो रहा है, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। अगेन वही मैं आपसे थर्सडे बोलता, वीडियो नहीं आती। खैर आई एम प्लानिंग दिस वीडियो ऑन थर्सडे। होपफुली थर्सडे को रिलीज़ कर लूँगा, नहीं तो फ्राइडे को तो पक्का हो ही जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले हम रन साइकिल करने वाले हैं वैसे, आज या फिर आगे की कुछ वीडियोज़ में, क्योंकि मैं तो सारी आज रिकॉर्ड करूँगा लेकिन आप एक-एक करके देखोगे वीडियोज़ को। सो रन साइकिल करने वाले हैं, पूरा वर्क फ्लो मैं आपको समझाऊँगा इस वीडियो में, थोड़ा बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे। सो फर्स्ट पोज़, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे पोज़िंग के केस में, उन पॉइंट्स को रिवाइज़ करते हैं। पहले मैं आपको पूरा थॉरोली बताता हूँ पॉइंट्स क्या थे, देन हम एक-एक करके पोज़ पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन से पोज़ का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमने समझा था लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप नोट्स बना सकते हो, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। या फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसको लिख के नोट्स बना सकते हो। लाइन ऑफ एक्शन, इट सिंप्लीफाइज द रीडेबिलिटी ऑफ द पोज। मतलब कि जब आप कोई भी पोज बनाते हो तो आपका पोज काफ़ी रीडेबल होना चाहिए, दिखने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगना चाहिए। अगर आप खासकर पोज का सिलुएट चेक करते हो तो आपका वो दिखने में रीडेबल होना चाहिए। इससे ये पता चलना चाहिए कि क्या डायरेक्शन है, मोमेंटम, हमारा पोज स्टेबल है या नहीं है, मतलब जो हमारा बंदा है या फिर जो कैरेक्टर है वो पोज को स्टेबिलिटी के साथ कर पा रहा है या फिर बस ऐसे ही। क्योंकि अगर हम उल्टा सीधा पोज बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी मेंशन होगा। और आप अच्छे से जानते हो कि एनिमेशन इज जस्ट आर्ट ऑफ पोजिंग। जितना अच्छा आप पोज करोगे उतनी अच्छी आप एनिमेशन कर पाओगे। तो अगर आपने 24 फ्रेम की वीडियो में, आई मीन 1 सेकंड की वीडियो में अगर 20 एफपीएस है, 10, अगर आपने 10 पोज बनाया, 10 पोज में से अगर एक भी पोज बेकार हो गया या फिर उसकी लाइन ऑफ एक्शन अच्छी नहीं रही तो वो अलग ही नोटिसेबल होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन की मदद से हम अपने एनिमेशन को समझ पा रहे हैं, एनिमेशन के फ्लो को समझ पाते हैं, अपने कैरेक्टर को ज़्यादा अलाइव महसूस कर पाते हैं। अब ये लाइन ऑफ एक्शन है क्या? एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमारे फिगर के मेन एक्शन से, ठीक है, ऐसा था कि चार, दो हाथ है, दो पैर है, लेकिन मेन एक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे पोज में, उसमें से जो निकल के इमेजिनरी लाइन जाती है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। इसको हम अभी थोड़ी समझेंगे। अगेन दिस इज जस्ट रिवीजन, मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को समझाया है पिछली कुछ वीडियोज में, सो आप उनको रेफर कर सकते हो। दूसरा, एग्जैगरेशन। वी कैन मेक आवर कैरेक्टर लुक मोर अलाइव। मतलब कि ये है कि अगर एक हमारा कैरेक्टर, लेट्स सपोज कि वो पंच करता है, पंच बॉक्स को या दीवार को या किसी भी चीज़ को पंच करता है। सो नॉर्मली रियल लाइफ में इंसान कैसे पंच करेगा? नॉर्मल खड़ा होकर दीवार से पोज पंच कर रहा है। बट अपने कैरेक्टर को ज़्यादा एग्जैगरेट करके दिखाएंगे हम एनिमेशन के लिए। इससे हमारी एनिमेशन थोड़ी ज़्यादा अपीलिंग लगेगी और हाँ, रियलिस्टिक से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसकी मदद से हम सिमिलर्स बना सकते हैं, डिफ़ॉर्मेशंस बना सकते हैं, जिससे हम मोशन ब्लर दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, कई बार हम एडिटिंग की तरह होता ये है कि मोशन ब्लर देख खुद पे खुद क एक बटन दबाया आफ्टर इफेक्ट में या डाविंची रिज़ॉल्व में या व्हाटएवर एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, मोशन ब्लर बन गया। सेम वैसा ब्लेंडर में भी होता है, आप मोशन ब्लर बहुत जल्दी बना सकते हो। जब आप रेंडर करते हो तो रेंडर के केस में मोशन ब्लर का ऑप्शन होता है। अब वहाँ से मोशन ब्लर इनेबल कर दो, बन जाएगा। बट कई बार आपको अपना मोशन ब्लर पोज़ टू पोज़ दिखाना पड़ता है। मतलब कि अगर एक आपका कैरेक्टर पंच मार रहा है तो पंच मारते में
उसकी कोहनी में से थोड़े से तार से निकले होंगे। ऐसा लगना चाहिए कि लाइक वो डिफ़ॉर्म हो रहा है पूरी तरह से। अगर वो किक मारता है तो किक में उसका पैर पूरा फ़ोल्ड हो जाना चाहिए रबड़ की तरह। उसको रबड़ लिंक बोलते हैं और रबड़ लिंक के लिए एक्स्ट्रा रिगिंग की जाती है। उसकी वज़ह से बन पाता है। तीसरा स्मीयर। अब ये स्मीयर मैंने आपको बताया, मोशन ब्लर को आप डिफ़ॉर्मेशन की मदद से सिमुलेट करोगे, दिखाने की कोशिश करोगे। एक मोशन ब्लर आपका होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है रेंडर केस में, इसलिए हम अपने मोशन ब्लर को पोजेस की मदद से दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा बैलेंस है, जिसके बारे में मैंने बात की थी, यानी वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। आपका कैरेक्टर अगर खड़ा है या पंच मार रहा है या दीवार में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है तो बात अलग है, कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं है तो वो किसी भी तरीके का पोज़ बना सकता है। बट एज़ लॉन्ग एज़ वो किसी से टच है या कॉन्टैक्ट में है, तो वहाँ पर आपका सीओजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैटर करता है, या आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास, कुछ भी खैर। एक कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए सिंपल, अगर पॉइंट एक कॉन्टैक्ट है, आपका कैरेक्टर वन पैर पे खड़ा हुआ है या फिर एक ही जगह से कॉन्टैक्टेड है, तो वहाँ पर सीओजी वर्टिकल होगा कॉन्टैक्टिंग पॉइंट के। मतलब जहाँ उसका पैर होगा, एक पैर, उसी पैर पर आप उसका कॉन्टैक्टिंग पॉइंट होगा। 2 पॉइंट के लिए सीओजी 2 लाइन्स, अगर 2 पैरों पे खड़ा हुआ है, तो दोनों लाइन्स के अगर आप दोनों पैरों के कॉन्टैक्ट पॉइंट को जॉइन कर दोगे, उस लाइन का जो मिडल पॉइंट होगा, वही आपका सीओजी होगा। और 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए आप एक ट्रायंगल बनाओगे तीनों कनेक्टेड पॉइंट से, और उन तीनों का सेंटर आपका सीओजी होगा। इसकी मदद से आप अपने कैरेक्टर को बैलेंस बना पाओगे, क्योंकि बैलेंस से अगर कैरेक्टर आपको आउट ऑफ बैलेंस लगेगा तो वो हाईली नोटिसेबल होगा। साफ-साफ पता चल जाएगा कि ये एनिमेशन अच्छी नहीं है। ठीक है? सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि आप अपने जो बॉडी का जो मोस्ट वेटेड पार्ट है, लाइक बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, या बॉडी ने कोई बैग वगैरह लगा रखा है या कुछ हाथ में ले रखा है या कुछ भी हैवी है, मतलब ओवरऑल जो आपका कैरेक्टर है विद एसेट्स, उसमें जो मोस्ट वेटेड पार्ट है आप उसके चाहते हो स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर के सेंटर से ज़मीन के लिए या फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए एक लाइन ले जाओ। वहीं पर आपका सीओजी होना चाहिए। ठीक है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जाएगी सीओजी से मिलने के लिए। 5वां एंड आई थिंक वेरी इंपोर्टेंट इज़ सिलुएट। अगर आप अपने कैरेक्टर का या पोज का सिलुएट चेक करते हो तो वो आसानी से क्लैरिफाई होना चाहिए, आसानी से सब कुछ दिखना चाहिए। सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है? और साथ में नेगेटिव स्पेस का भी ध्यान रखना होगा। नेगेटिव स्पेस मेरा मतलब कि जैसे कि हाथों के बीच में जगह दिखाना, जिससे पता चले कि बॉडी और हाथ अलग-अलग है। अगर मेरा हाथ आगे आ गया है मेरे चेस्ट पर, पर्स चलो मैं चेस्ट पे रखा हुआ है और मैं सामने से जस्ट सामने से उसका कैमरा पोज़ लेता हूँ, तो उसका सिलुएट चेक करने से ऐसा लगेगा कि हाथ फोल्ड तो हो रहा है लेकिन हाल हाथ जा कहाँ रहा है ये नहीं पता। सेम अगर उसी एंगल को मैं साइड से दिखाऊँ जहाँ पर थोड़ा बहुत नेगेटिव स्पेस हाथों के बीच में, यानी छाती और हाथ के बीच में जो थोड़ा बहुत बगल में जो स्पेस जा रहा होगा, वो थोड़ा-सा दिखा दूँ। इससे लगेगा कि हाँ, उस बंदे ने हाथ अपना चेस्ट पे रखा हुआ है या सिर पे रखा हुआ है या फिर जहाँ भी है। ठीक है? साथ में सिलुएट के केस में आपको टेंजेंट पोज़ से बचना। ठीक है? टेंजेंट पोज़ मतलब वही जो मैंने आपको भी समझाया। ट्विनिंग, अब ये ट्विनिंग क्या होता है? ट्विनिंग होता ये है कि आपका कैरेक्टर जब आप कोई पोज़ कर रहे होते हो तो उसके लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे उसको बीच में से मिरर कर दिया हो। इसकी वजह से ट्विनिंग से आपको वैसे बचना है जितना बच सको, और अगर आप ट्विनिंग दिखाते हो तो ट्विनिंग का मतलब ये है कि आपका जो पोज़ है, उसे करने में आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लेट्स सपोज कि वो फाइटिंग कर रहा है, तो फाइटिंग करते वक़्त पोज़ आता है। उस पोज़ में आपने ट्विनिंग को दिखाया, तो वहाँ पर ट्विनिंग का मतलब ये होगा कि आपका जो कैरेक्टर है, उसको आपने ज़्यादा एक्ज़ैगरेट कर दिया है, ये दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है अपनी आर्ट में, ठीक है? और मैं मना इस ट्विनिंग के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ़ में कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। सो अगर रियल लाइफ़ जैसी चीज़ें बनानी है, तो परफेक्शन से बचना होगा। ये सबसे बड़ा दुश्मन है परफेक्शन। एज़ लॉन्ग एज़ ये हेल्प कर रहा है, आप यूज़ कर सकते हो। और साथ में परपेंडिकुलर लाइन से भी आपको बचना है। ओवरऑल सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपका सिलुएट अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है? सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का खासकर आपको ध्यान रखना है। ठीक है? जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, सिंप्लिसिटी वही मैंने बताया आपको। बाकी ट्रेनिंग से आपको बचना है। सो दैट्स इट। बाकी जितना ज़्यादा फीचर्स आप अपने सिलुएट में दिखा सको, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो दिस वाज़ ऑल द रिवीजन। एक साँस में बोला है मैंने सारा लगातार। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल अबाउट कॉन्ट्रापोस्टो। मुझे नहीं पता मैंने इस बारे में बात की थी या नहीं की थी पिछली वीडियो में, बट जैसे मैंने अपने नोट्स को जाके रिवाइज़ किया, वहाँ से पता चला कि हाँ, कॉन्ट्रापोस्टो भी मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। मतलब ये है कि आपकी पैरेलल लाइन्स होती हैं शोल्डर और नी के बीच में। कॉन्ट्रापोस्टो की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है रन साइकिल में और वॉक साइकिल में भी। मतलब कि आपकी शोल्डर लाइन्स पे पैरेलल लाइन जा रही है, सेम वैसे आपकी हिप या फिर नी की एक पैरेलल लाइन जा रही है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रापोस्ट होगा। यानी अगर एक लेफ्ट की तरफ जाएगा या बेंड होगा, तो दूसरा राइट अप बेंड होगा। मतलब एक लेफ्ट डाउन होगा, तो आपका राइट अप की तरफ जाएगा।
आई होप समझ पा रहे हो आप। मतलब जैसे पैरेलल लाइंस को आप बेंड करोगे, अगर 2 पैरेलल लाइंस है तो ऊपर वाले का लेफ्ट वाली जो पोर्शन है अगर वो नीचे की तरफ बेंड होगा तो राइट वाला पोर्शन ऊपर की तरफ होगा, ताकि पूरी तरह से दोनों रोटेट कर सके। ठीक है? और साथ में पैरों की बात करूँ तो पैर जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पैर लाइट होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमारा ऊपर बॉडी में, जबकि फीट नीचे होते हैं तो वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं। और कई बार हाथ भी फास्ट ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो भी बॉडी में लाइट वेट है। सो दैट्स इट, दैट्स द रिवीजन। Second thing we need to talk about is the workflow. Again, this video is really important. आपको एक एक चीज का नोट्स बनाना होगा। यहाँ जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है एनिमेशन का, जो मैंने सीखा अलग अलग कोर्सेज से और थोड़ा बहुत जो अपना एक्सपीरियंस से गेन किया है, वो सब मैं आपको एक साथ एक निचोड़ में बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा। सो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट्स द वर्क फ्लो? लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम पहले ब्लॉकिंग करते हैं, फिर स्प्लाइनिंग करते हैं, उसको फिर ठीक करना, पॉलिशिंग करना, ऑल दैट। बट जब कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस की बात आती है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मार खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे एक वर्क फ्लो है जो आपको फॉलो करना होगा, और ये वर्क फ्लो मेरा है। सच कोई ऐसा परफेक्ट वर्क फ्लो नहीं है कि आपको बिल्कुल यही फॉलो करना है। टाइम के साथ आप अपना वर्क फ्लो बना सकते हो, लेकिन आई थिंक शुरुआत में ये आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। सो व्हाट्स द वर्क फ्लो? शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि डिटेल में गया तो आराम से 15-20 मिनट हो जाएंगे सिर्फ इस बात को समझाने में ही। तो शॉर्ट शॉर्ट में समझेंगे, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे एनिमेशन करेंगे समझते चलेंगे। तो दैट्स द वर्क फ्लो। सबसे पहले आप की पोजेस को ब्लॉक आउट करोगे। मतलब कि अगर आपका कैरेक्टर पंच कर रहा है या फिर कोई कॉम्बो एनिमेशन की वीडियो है या कुछ भी है, लेट्स सपोज, तो वहां पर जो कॉन्टेक्ट पोजेस होंगे उनको आप की पोजेस बोलोगे, क्योंकि जब आपका कैरेक्टर हवा में होगा तो वो की पोज नहीं होंगे। मोस्टली जो मैटर करता है कॉन्टेक्ट पोज है। अगर आपका एक पोज, एक मान के चलो किसी पॉइंट पर आपका पैर टच है, अगले पोज में आपका पैर वहां से हिल गया तो दिक्कत होगी। और अक्सर इस प्लानिंग में ऐसा होता है। अगर आपने अभी तक अंडरस्टैंड नहीं किया हो तो आप आगे समझ जाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने की पोजेस को ब्लॉक आउट करना है। की पोज मेरा मतलब कॉन्टैक्ट पोजेस। ऑलराइट, प्लीज टेक नोट्स। वो पोज जो हमारी एनिमेशन को कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बताते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी है। ठीक है, इसकी मदद से एक तरीके से हम अगर अपने की पोजेस को ब्लॉक आउट करेंगे और प्ले करके देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारी एनिमेशन कहाँ जा रही है या फिर एनिमेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से अपनी एनिमेशन को पेसिंग देंगे। अगर की पोज अच्छे रहे तो बीच के पोज हम आराम से बाद में बना सकते हैं। सो पहले की पोजेस यानी जो मेन पोज है, जिनके चारों तरफ के पोज हम बाद में बना सकते हैं, आपको पहले वो बनाने हैं मेन पोजेस। बाद के पोजेस कभी भी बन सकते हैं, बट अगर की पोज गलत बना या आपने की पोज नहीं बनाया, बीच में कोई और पोज बना दिया, तो की पोज सॉरी, बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो हम बाद में पोज जब ब्लॉकिंग के बाद डिटेल ब्लॉक पाएंगे और स्प्लाइनिंग पाएंगे तो हम नहीं चाहते कि हमें अपना पोज चेंज करना पड़े। तो पहले ब्लॉक आउट की पोजेस। अगर रेफरेंस है तो बहुत अच्छा है, बिना रेफरेंस के भी अगर आप कर रहे हो तो की पोजेस ब्लॉक आउट करके, ऑल्दो आई सजेस्ट कि हमेशा रेफरेंस का यूज़ करें, ऑलवेज। तभी आप रियलिस्टिक चीज़ों को दिखा पाओगे। अपने पास से चीज़ें आदमी नहीं समझ पाता। हम रोज आदमी को चलता भागता देखते हैं, लेकिन फिर भी हम एनिमेट नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड रेफरेंस ऑलवेज। बट स्टिल, जस्ट इन केस आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फिर कोई ऐसा पोज आ गया है जहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि कई बार आपको एज एन एनिमेटर ये काम भी करना पड़ेगा। सो वहाँ पर आप सबसे पहले की पोजेस बनाओगे, जो मेन पोजीशन की पोजेस को बार बार उसी में मोस्टली टाइम स्पेंड करोगे, ताकि आप उसको ज़्यादा अच्छा कर सको, आप अपने मैसेज को फाइनल कर सको। जब की पोजेस फाइनल होंगे, देन वी विल मूव ऑन ब्रेक डाउन, जिसको हम डिटेल ब्लॉकिंग बोलते हैं। यानी अब बीच के पोजेस बनाएंगे, जो की पोज के आगे पीछे के पोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी जंप करता है तो जंपिंग करते वक्त जब वो ज़मीन पे होगा तो वो एक की पोज होगा। जब वो नीचे की तरफ बेंड होगा ताकि ऊपर ज़्यादा ऊंचा कूद सके तो वो एक की पोज होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि अम, इस बारे में बात करता हूँ अभी। जब वो नीचे तरफ बेंड होगा उसके बाद वो ऊपर जंप करेगा तो वो एक की पोज होगा, और जंप करके ज़मीन पर टच होगा तो वो की पोज होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर वैसे कह सकते हो कि की पोज के केस में अगेन सबकी डेफिनेशन डिफरेंट है, मेरी अलग है, आप लोगों की अलग हो सकती है, सबकी अलग है। पहला पोज होगा कि आप जमीन पे टच हो। दूसरा, आप नीचे की तरफ बैंड हुए। चाहे तो नीचे की तरफ बैंड वाले को अपना दिखाएं तो चल जाएगा, वो इन बिटवीन में चल सकता है, और की पोज में भी चल सकता है, दोनों ही चीज़ें में चल सकता है। बट अगेन, आप चाहते हो कि की पोज में आप अपनी इमेजिन कम्युनिकेट कर पाओ, फ्लो समझ पाओ कि चल क्या रहा है। ठीक है, एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि चल क्या रहा है। इसको मैं एक तरीके से फर्स्ट पास बोलता हूँ एडिटिंग में। एडिटिंग में भी ऐसा ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमेशन आपकी इनिशियल ब्लॉकिंग में ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने एनिमेशन को समझ पाए।
हमको अच्छे से हर चीज़ को पोज़ ए से पोज़ बी हमारा कैरेक्टर कैसे जाएगा, ये करना होगा डिटेल ब्लॉकिंग। की पोजेस यानी जो मेन ब्लॉकिंग है, वहाँ हमने सिर्फ एनिमेशन के फ्लो को समझा। डिटेल ब्लॉकिंग में अब हम ये अच्छे से क्लियरली डिटेल करना चाहते हैं कि पोज़ ए से पोज़ बी तक हमारा कैरेक्टर कैसे जाएगा। क्योंकि जब हम इस प्लानिंग में चेंज करेंगे तो कर्व खुद पे खुद बिहेवियर को गैस करने की कोशिश करेगी और हम नहीं चाहते कि कोई उल्टा-सीधा पोज़ गैस हो। तो हम पहले मेन-मेन जो पोजेस हैं वो ब्लॉक आउट ही कर लेंगे, ठीक है? और वैसे भी जितना ज़्यादा ब्लॉक आउट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आप खेलोगे। कर्व में फिर एनिमेशन में जब आप कर्व को छोड़ोगे वो उतना ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? तो ज़्यादातर एनिमेशन इनिशियल ब्लॉकिंग में होगी ताकि हम अपनी एनिमेशन को समझ पाएँ। ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा ब्लॉकिंग में ही। बस एक तरीके से स्प्लाइनिंग वाले केस में आप मोशंस को इम्प्रूव करोगे दैट्स इट। पोज़ चेंज नहीं होगा, बस इम्प्रूव करोगे, कर्व सुधारोगे, कब फ़ास्ट होगा, कब स्लो होगा, थोड़े फिज़िक्स की चीज़ों का ध्यान रखोगे। ये सारी चीज़ें स्प्लानिंग में होंगी। ब्रेक डाउन्स मतलब बीच के पोजेज़ जो की पोज़ के चारों तरफ के पोजेज़ होंगे जैसे कि एक पोज़ से दूसरे पोज़ पे जाने का ट्रांज़िशन हम बीच में एक पोज़ बना सकते हैं। एंटीसिपेशन अगर वो पंच मार रहा है तो पहले वो पीछे होगा, तो वो एंटीसिपेशन हो गया ताकि थोड़ा बहुत एंटीसिपेट होके मारे। वही जो एनिमेशन का प्रिंसिपल है। ओवरशूट करेगा मतलब पंच मारने के बाद पंच थोड़ा और आगे तक जाएगा, ओवरशूट को दिखाने के लिए एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके एनिमेशन की फ्लो को सुधारेंगी। सो इन्हीं को बोलते हैं ब्रेकडाउन्स। सो दैट्स इट। अगेन मैं फिर से बताता हूँ, पहला आपको की पोजेस बनाने हैं, मेन पोजेस जो कॉन्टैक्ट पोजेस हैं, फिर आपको डिटेल ब्लॉकिंग करनी है। डिटेल ब्लॉकिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी पोजेस बनाने के केस में खुद ब खुद गैस ना हो जाए। अब डिटेल ब्लॉकिंग में भी आप 2-3 स्टेज बना सकते हो, लाइक एक ब्लॉकिंग है, फिर डबल डिटेल ब्लॉकिंग हो गई है, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है? और इसको चंक्स में करो, ऐसा नहीं कि आपने पूरे उसके एक साथ करे। जब तक एनिमेशन फ़ील ना हो, जब तक आप ब्लॉकिंग स्टेज को नहीं छोड़ोगे। ठीक है? और ब्लॉकिंग सब कुछ हो जाने के बाद आप ब्लॉकिंग में ही टाइमिंग का ध्यान दोगे, कि आपकी एनिमेशन की टाइमिंग क्या है। डिटेल ब्लॉकिंग पे पहुँचने से पहले आपको टाइमिंग का ध्यान देना है। डिटेल ब्लॉकिंग कंप्लीटली अपनी आपकी एनिमेशंस को डिफाइन करती है। ठीक है? ब्लॉकिंग करते वक़्त ही आप अपनी एनिमेशन की फ्लो को डिफाइन करोगे। सो हम कोई भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से बचना चाहते हैं। हम सिमियस भी ब्लॉक करेंगे, मोशन ब्लर को फेक करने की कोशिश करेंगे ब्लॉक करके। बड़े-बड़े चेंज को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट के डिटेल ब्लॉक करेंगे। क्योंकि एक पोज़ से दूसरे पोज़ में अचानक से बहुत बड़ा चेंज ना हो जाए, तो इसलिए बीच-बीच के इंटरमीडिएट पोजेस बनाएँगे। उसी को बोलते हैं डिटेल ब्लॉकिंग। अगेन कोई परफेक्ट डेफिनिशन नहीं है, लाइक कितने पोजेस आपको बीच में बनाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है एनिमेशन टू एनिमेशन। बाकी ये वर्क फ्लो था एक। दूसरा वर्क फ्लो जो हो सकता है वो ये कि आप लेयर्ड अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आपने की पोजेस ब्लॉक आउट किए, डिटेल ब्लॉकिंग नहीं की। बाकी की पोजेस ब्लॉक आउट करके अब आप ग्राफ एडिटर की मदद से अपने एनिमेशन को एनिमेट करोगे सिर्फ ग्राफ एडिटर का यूज़ करते हुए। और कभी-कभी हम दोनों का यूज़ करेंगे। लाइक पहले वर्क फ्लो का भी और दूसरे वर्क फ्लो का भी। फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग के केस में हम मोस्टली दूसरे वर्क फ्लो का यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत ईज़ी है समझना। आपने सीधा की पोजेस ब्लॉक आउट किए और आप ग्राफ एडिटर में पहुँच गए और कर्व को छेड़-छेड़ के आप एनिमेट कर रहे हो। या फिर पहला तरीका जो मैंने आपको डिटेल में बताया, दोनों तरीकों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, उसका 25%, उसका 75%, उसका 50, उसका 50 डिपेंड्स। ऑलराइट? सो दैट वाज़ इट। द रिवीजन थिंग एंड वर्क फ्लो। आगे हम अपने रेफरेंसेस को समझेंगे, किस तरह से रनिंग अगेन रेफरेंसेस को बहुत डिटेल में समझना होगा। ये मैंने आपको शायद वर्क फ्लो में नहीं बताया कि पोजेस बनाने से पहले सबसे पहले आपको अपने रेफरेंस को बहुत डिटेल में समझना है। अगर आप 2 सेकंड या 1 सेकंड का भी रेफरेंस समझते हो, तो यू नीड टू गिव एट लीस्ट 15 टू 20 मिनट्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लाइक किस तरह से रनिंग के केस में किस तरह से कौन-सा पैर उठेगा, हाथ लीड करेंगे या पैर लीड करेंगे मोशन को, या जब रनिंग करेगा तो कितना बेंट होगा, कितना हवा में होगा, किस तरह से पैर एनिमेट करेगा, ये सारी चीज़ें जो कि हम अगली वीडियो में समझेंगे। सो ऑलराइट, दैट वाज़ इट। तो थोड़ा-सा समझ लेते हैं ब्लेंडर की मदद से एक-एक करके पोज़ को, लाइन ऑफ एक्शन को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पोज़ लिया। इस पोज़ में मेरे पास सॉरी लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा कि यहाँ पर एक तरीके से लाइन ऑफ एक्शन ये हो सकता है, या फिर जो मेन पोज़ मैंने आपको बताया लाइन ऑफ एक्शन मेन पोज़ में होगा, तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा इस तरह से, जो कि बिल्कुल सिंपल और रीडेबल है। अगर आप इसका सिलुएट देखो यहाँ पर, तो सिलुएट आप देख सकते हो हर चीज़ रीडेबल है। इस पैर को यहाँ देखते हुए मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका हाथ इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी बेंड कर दो, ये उँगलियाँ मुझे नहीं दिखेंगी, या हाथ को थोड़ा-सा इधर कर दूँ, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा हाथ कहाँ पर है, चल क्या रहा है। ये हमारा सिलुएट बेकार हो गया है।
सो आपका सिलुएट अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ में एक बार में मास्टर नहीं कर पाओगे, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड थिंग्स एंड एक्सपीरियंस। सो वो सब होगा। दैट इज़ आपका ये। बाकी ये हवा में है तो इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लाइक बैलेंस इज ऑलरेडी बैलेंस। बट स्टिल अगर मैं इसके सेंटर ऑफ फोकस को देखूँ तो एक तरीके से कॉन्टेक्ट पॉइंट तो यहाँ पर है ही नहीं, बट अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ उसकी बॉडी के चारों तरफ, तो ये जो मेन पॉइंट है, इस बॉक्स का जो सेंटर है वो सीधा यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए मेरा COG जो कि बॉडी का यहाँ पर होता है, मैंने इस लाइन पर डालना है। ऑलराइट। बाकी एग्जेगरेशन की बात करें तो मैंने इस पोज को थोड़ा और ज़्यादा एग्जेगरेट कर दिया, या फिर मैं कहूँ कि आपसे कि मैंने इसको और ज़्यादा ओवर शूट कर दिया काइंड ऑफ। सो ये जंप कर रहा था, ठीक है, लात मार रहा था, लेकिन अब ये लात इस तरह से मार रहा है कि आदमी को खत्म ही कर देगा। ठीक है, दोनों ही पोज है, ये भी पोज है लेकिन ये भी पोज है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किसी बच्चे से पूछोगे तो वो भी बता देगा कि यहाँ पर ये करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले पोज में भी समझ आ ही रहा था, लेकिन ये रियलिस्टिक है, रियल लाइफ के एग्जाम्पल को उठा के डाला है, बट हमने एनिमेशन में इसको एग्जेगरेट किया ताकि ये और अच्छा लगे। ठीक, नेक्स्ट पोज के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट हमारा ये पोज है। इस पोज को आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आपका जो सिलुएट है, अगेन सिलुएट के लिए आपका कैमरा पहले से पहले अलाइन होना चाहिए। तो वर्क फ्लो में आप इसको भी जोड़ सकते हो कि आपको जब कोई बड़ी एनिमेशन करनी है तो सबसे पहले आप एक क्यूब लेके एक छोटा सा आदमी सा बना के पपेट टाइप का, उसकी मदद से अपने कैमरा को पूरे को एनिमेट करोगे, एक तरीके से स्टोरी बोर्ड करोगे कहाँ क्या होने वाला है। आप इसके सिलुएट को चेक कर सकते हो, हर चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। इसका सिर है, इसके हाथ है, इसके हाथ में तलवार है, रीडेबल, सिंपल। ठीक है। बाकी बैलेंस की बात करें तो बैलेंस के केस में आपके दो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, एक ये है, एक ये है। ये दोनों पोल्स के बीच में अगर आप लाइन बनाओ तो इसका सेंटर पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आनी चाहिए। तो आपकी जो बॉडी है ये ऊपर की, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, सेंटर ये। ऑलराइट। लाइन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है यहाँ पर, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है। मेन पोज तो यही है क्योंकि इसी तरफ से पैर डोरा खा रहे से ऐसे मारने वाला है। ठीक है, काफ़ी रीडेबल है। बाकी ये ज़्यादा एग्जेगरेट किया हुआ है, नॉर्मल पोज ये है। एग्जेगरेशन में साफ साफ आप देख सकते हो कि अच्छा लग रहा है। ऐसे में कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, आप खुद समझो, तो आपके सामने इमेजेस आएंगे, इन चीज़ों को समझो और दोनों को समझो किस तरह से लाइन ऑफ एक्शन है, किस तरह से उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है, कहाँ क्या जा रहा है। ऑलराइट, सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो।